हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर सर्कल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 4 में हमने डायमेट्रिक फॉर 3 बिंदुओं से जाने वाले सर्कल का समीकरण और कौन साइक्लिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी दिया था, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। मैं उसका आंसर बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट चेक करके मुझे इन्फॉर्म जरूर करें। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, ए भुजा का वर्ग ABCD है। इसके परिव्रत का समीकरण ज्ञात करना है हमें। इसके परिव्रत का समीकरण जिसकी भुजा AB व AD अक्षों के अनुदिश हैं। अक्षों के अनुदिश हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ग है ABCD। इसके परिव्रत का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसकी भुजा AB और AD अक्षों के अनुदिश हैं। तो अक्षों के अनुदिश दिए हैं, मतलब AB और AD भुजा। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक वर्ग बना लिया, एक वृत्त बनाया। इस टाइप से अब एक वर्ग बनाएंगे। आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, क्लियर सा। ये वर्ग बन गया। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं, सारे पॉइंट मार्क करते हैं। अब आप देखें कि AB और AD ये दोनों अक्षों के अनुदिश हो गए और ये पॉइंट मैंने ले लिया C। अब आप कोऑर्डिनेट पर बात करें तो ये 0,0 होगा मूल बिंदु। वर्ग की भुजा A है आपके पास, ये भी A है, A भी A है, ये A और ये भी A है। तो निश्चित बात है ये जो B पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स ये x अक्ष पर है, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0, A,0 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,A। तो निश्चित बात है C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे A,A हो जाएंगे। अब आप देखें कि AC एक विकर्ण है। AC क्या है? एक विकर्ण है। तो और AC क्या है आपका? व्यास भी है। AC क्या है? व्यास भी है। और AC क्या है? विकर्ण भी है। तो मतलब इस क्वेश्चन में अब हमें बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया चित्र से ही। विकर्ण AC वृत्त का
व्यास होगा। वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। तो मतलब अब हमें व्यास के सिरे मिल गए। ए पॉइंट हमारे पास है 0,0 और सी पॉइंट है हमारे पास A,A। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा आपके पास? वृत्त का समीकरण x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए प्लस y माइनस 0 और y माइनस ए इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई इक्वल टू 0। ये आपका फाइनली क्या होगा? आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई। ये आपका फाइनली आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप इजी क्वेश्चन था, केवल हमें ड्रॉ करके जरूर देखना है। आप सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है भाई, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी 2D के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार आप ड्रॉ जरूर कर लें। ड्रॉ करने से हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आज अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। यदि बिंदु यदि बिंदु 2,0 0,1 ओह गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, देखो 4,5 और 0,C समचक्रीय हैं। समचक्रीय हैं तो C बराबर ज्ञात करना है। इसके बराबर ज्ञात करना है C बराबर। सो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सिंपल है आपका, मैंने बताया भी था आपको। समचक्रीय की कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया, ये C और ये बिंदु D मान लिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं भी 3 बिंदुओं से 1 2 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे और उसमें चौथा बिंदु D रख देंगे जो कि उसको संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? C का। तो सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण कंसीडर कर लेंगे। माना वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण हमने ले लिया। थोड़ा सा पेज ऊपर करें। ज़्यादा हो गया भाई, थोड़ा भाई नीचे आ जा। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है हमें कंप्लीटली। अब देखें, अब ये जो आपका वृत्त है ये कहाँ से होकर गुजर रहा है? वृत्त बिंदु 2,0 0,1 एवं 4,5 से गुजरता है। बस गुजार दीजिए। 2,0 से गुजारेंगे तो x की जगह 2 रख दें और y की जगह 0। सो क्या मिलेगा आपको? ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ये आपके पास 4g आ जाएगा।
क्लियर, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये c मिलेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सही ढंग से लिख लें, 4g प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इसको ले लिया अपन ने इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब चलते हैं भाई, अब 0,1 से होकर गुजारते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लें, कलरफुल करें क्वेश्चन को। 0,1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस का क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2f प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास थर्ड। अब 4,5 से गुजार दें। 4,5 चलें, फिर से एक बार पेन चेंज करते हैं भाई। तो 4,5 से गुजारेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8g मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 10f मिलेगा और प्लस का c इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी 4 आ गई। अब हमें करना क्या है केवल क्वेश्चन में कि कैसे भी हमें जी एफ और सी के मान ज्ञात करना है। किसके मान ज्ञात करना है? जी एफ सी के मान ज्ञात करना है। तो अब आप देखें इधर इस क्वेश्चन में कि एक इक्वेशन हमारे पास जी और सी के टर्म्स में, एक एफ के और सी के टर्म्स में है, और एक इक्वेशन हमारी जी एफ और सी के टर्म्स में है, तीनों के ही टर्म्स में दी गई है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? तो इक्वेशन सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटाए देते हैं। चलिए देखिए इधर ध्यान से, भाई पॉइंट कहाँ गया? देखें इधर समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा दे, घटाएं भैया। तो ये आ जाएगा 4g माइनस का 2f और c से c कैंसिल आउट, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई अपनी कौन सी? फिफ्थ मान रहे हैं इसको। अब एक इक्वेशन हम बनाई देते हैं किससे? समीकरण 4 में से हम 2 को घटाते हैं। दो घटाया तो 8g में से 4g जाएगा तो कितना बचेगा 4g। 10f पॉजिटिव रहेगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, 41 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 37 इक्वल टू 0। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 6। अब देखें आप 4g सीधा ही सा हो रहा है ये तो क्वेश्चन अपना। यहाँ पर साइड में करते हैं अब अपन इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा पेन लेते हैं। समीकरण 6 में से माइनस समीकरण 5 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 4g से 4g गया, ये आ जाएगा 12 और 37 में से 3 जाएगा। थोड़ा सा चेक कर लें एक बार हम, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है क्वेश्चन में। 2 ठीक है, 4 आ जाएगा, यहाँ 0 1 1 आएगा। ठीक है भाई, हमने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन सेकंड घटाई है तो 4g प्लस 10f आ जाएगा और 41, यहाँ पर 41 16 25 41, ये सही आएगा 41 सी का। तो 12f इसमें से इसको घटाया तो 37 में से 3 जाएगा। अरे भाई ये डाटा तो थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो ये आ जाएगा 37 में से 3 जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो ये आ जाएगा 34।
इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 34/12। कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा माइनस का 17/6। बड़ा ही गंदा डाटा आ रहा है इस क्वेश्चन में। ये आ गया f की वैल्यू। अब f की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में f की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 5 में। थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 4g 17 दूनी 34 6 प्लस का 3 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 4g 18 18 और 24 ये आ जाएगा 52/6। तो g इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 13 चौको 52 मतलब माइनस का 13/6 है। 13/6 आ जाएगा। अब f की वैल्यू इक्वेशन समीकरण 3 में रख दें। बड़ा होता जा रहा है क्वेश्चन। 3 में रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 34/6 प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। c 37 मतलब c इक्वल टू आ जाएगा 34 28 बटे में ये आ जाएगा 6। तो इसको बोल सकते हैं अपन 14/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14/3। अब आप देखें इधर ध्यान से। अब GFC की सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे। यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को छोटी सी जगह में। देखें इधर पर थोड़ा सा और रह गया है। ये सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। सो x² प्लस y²। g की वैल्यू कितनी है माइनस का 13/6 तो 2 से ये 3 मतलब ये आ जाएगा माइनस का 30/3x आ जाएगा प्लस। और f की वैल्यू -17 तो माइनस का 17 में कितना आ जाएगा 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 14/3 इक्वल टू 0। अब आप 0, c से होकर गुजरता है ये वृत्त। कहाँ से होकर गुजरता है 0, c से गुजरता है। जीरो कॉमा सी से होकर गुजारेंगे तो ये आ जाएगा c² माइनस का 17/3 c और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 0 y की जगह c रखना है और ये आ जाएगा 14/3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप तो ये क्या आ जाएगी 3c² माइनस का 17c प्लस 14 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर 14 तिया 42 14 और 3 17। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन आपका। तो यहाँ से आपके पास जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 14/3 आ जाएगी c की वैल्यू। ये आप सॉल्व कर सकते हैं इस द्विघात समीकरण को। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है, कर सकते हैं आराम से। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं आज अपन। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में भी। कंसेप्ट है आपका ये इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल। बाय अ सर्कल मतलब वृत्त द्वारा
वृत्त द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड। चलिए, इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाई अ सर्कल। अक्षों से काटे गए अंतःखंड कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे एक सर्कल बना दिया मैंने, ये सर्कल है आपका। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अब देखिए इधर ये है आपका ओ 0,0। ध्यान से देखेंगे अंतःखंड क्या होते हैं। ये ए और ये बी। ए बी जो है वो एक्स अंतःखंड है। ए बी जो है वो आपका क्या है? एक्स अंतःखंड है। ये एक्स अंतःखंड है। और यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया मैंने सी, और इस पॉइंट को ले लिया डी। और ये आपका है वाई अंतःखंड। कौन सा अंतःखंड है? वाई अंतःखंड है। अब देखें इधर ध्यान से, इस ये एक्स अक्ष पर है तो ये x1, 0 और बी भी एक्स अक्ष पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, 0। ऐसे ही सी किस पर है? वाई अक्ष पर, तो 0, y1। और डी कौन से अक्ष पर है? वाई अक्ष पर, तो 0, y2। ये आ जाएगा। अब आप देखें कि जो ए से लेके बी तक जो लेंथ है वो आपकी होगी x2 - x1। क्या होगी? x2 - x1 मॉड लगा दो, क्योंकि लंबाई सदैव कैसी होती है? पॉजिटिव। ये, और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से लेके ये, तो ये डिस्टेंस जो होगी आपकी वो y2 माइनस क्या हो जाएगी? y1 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ मॉड आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो x अंतःखंड कितना है आपका? x2 - x1। और y अंतःखंड कितना है? y2 - y1। अब ज्ञात करना है हमें कि x2 - x1 होगा कितना। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं इनको। अंतःखंड सभी को, स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अंतःखंड होता क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं माना वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण है आपका x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये है। अब आप देखें कि जब हमें x अंतःखंड निकालना है तो y अक्ष का कोई काम नहीं है। x अंतःखंड में जो बिंदु है वो x अक्ष पर है, मतलब y क्या है? 0 है। तो जब हम x अंतःखंड निकालेंगे तो इस इक्वेशन में हम पुट क्या करेंगे? y = 0। तो चलिए देखते हैं। x अंतःखंड के लिए हम इक्वेशन में पुट करेंगे y = 0। क्या पुट करेंगे? y = 0। जब आप y = 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x² + 2gx + c = 0। अब आप देखें कि हमें वैल्यू निकालना है x2 - x1 की, तो इसके दो मूल हैं।
समीकरण के कितने मूल हैं? 2 मूल x1 व x2 है और हमें मूलों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का अंतर। तो सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मूलों का योग कितना होता है, x1 प्लस x2। मूलों का योग होता है माइनस का b अपॉन a होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। माइनस b अपॉन a मतलब माइनस का क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा। और मूलों का गुणा x1 इंटू x2, मूलों का गुणा क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आपको निकालना है x2 माइनस x1, मूलों का अंतर। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू फार्मूला होता है, आप लोगों ने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2। तो इसमें आप वैल्यू रखें। जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 4g स्क्वायर और माइनस का 4c। 4 कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ये होता है आपका x अंतःखंड की लंबाई। किसकी लंबाई होती है? x अंतःखंड की लंबाई होती है। ये फार्मूले की तरह सभी स्टूडेंट को इसको याद रखना है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। सभी स्टूडेंट को फार्मूले की तरह इसको याद रखना है। अब चलिए बाई अंतःखंड की बात करते हैं। बाई अंतःखंड के लिए, बाई अंतःखंड के लिए हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बाई अंतःखंड क्या आएगा आपके पास, देखिए ध्यान से देखें। इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके कितने मूल होंगे? इसके 2 मूल होंगे, एक तो y1 होगा और एक क्या होगा, y2। तो इसी टाइप से हम मॉड ऑफ y2 माइनस y1 क्या आएगा आपके पास, सेम मेथड ऊपर वाला आपको यूज करना है, 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपका आ जाएगा बाई अंतःखंड आएगा। तो ये x अंतःखंड की लंबाई होती है और ये आपके बाई अंतःखंड की लंबाई होती है। ये बाई अंतःखंड की लंबाई होती है। इनको एज ए फार्मूले की तरह आपको याद रखना है। चलिए कुछ नोट हैं इस पर, तो अपन देखते हैं क्या है। पेज ऊपर चला गया ज़्यादा भाई, नीचे आ। अब नोट डाल के लिखना है। नोट, सबसे पहला नोट आता है अंतःखंड खंड सदैव धनात्मक होंगे। अंतःखंड कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका, यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है,
अगर एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो निश्चित बात है एक्स अंतःखंड जो होगा आपका, जो हमने ए बी लिया था, वो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। और इसके लिए कंडीशन आ जाएगी कि सी इक्वल टू जी स्क्वायर होगा। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, सी इक्वल टू क्या होगा, जी स्क्वायर होगा। और अगर ये वाई अक्ष को स्पर्श करता है, यदि वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो वाई अंतःखंड 0 हो जाएगा, मतलब सी डी बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। और अगर दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है, तो C इक्वल टू क्या होगा, जी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एफ स्क्वायर। ये कंडीशंस सभी स्टूडेंट को याद रखना है, क्योंकि जब वृत्त जिस अक्ष को स्पर्श करता है उसका अंतःखंड 0 होगा, उसका अंतःखंड क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, अब इसने दोनों अक्षों को स्पर्श कर गया, तो जो अंतःखंड है, अंतःखंड की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी अंतःखंड की लंबाई। और जब अंतःखंड आप 0 रखेंगे तो जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 पुट करेंगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जनरल कंसेप्ट हैं जो स्टूडेंट को हमेशा याद रहने चाहिए। चलिए अब हम इस पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे -4,3 एंड 12,-1 है, एवं एक्स व वाई अंतःखंड भी निकालें, खंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, डबल क्वेश्चन है। पहले तो हमें वृत्त का समीकरण निकालना है, फिर एक्स और वाई अंतःखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका है। व्यास के सिरे हमें दिए हैं तो हम वृत्त का समीकरण सीधा निकाल सकते हैं। वृत्त का समीकरण क्या आएगा, x + 4 x - x1 और x - x2 मतलब x - y प्लस y - y1 और y - y2। सॉल्व कर दें इसको, सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर -12 प्लस का 4 मतलब -8x -48 प्लस का आ जाएगा वाई स्क्वायर -3 प्लस का 1 मतलब -2y और -3 इक्वल टू 0। सो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -2y और -51 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0।
अब आप देखें पेज थोड़ा सा अपन ऊपर लेके चलते हैं भाई। देखें इधर, इसका जो सेंटर है वो आपका हो जाएगा 4,1, 4,1 हो जाएगा सेंटर। या अगर अपन जी की वैल्यू निकालें सीधा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -4, एफ की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -51। अब एक्स अंतःखंड निकालते हैं। एक्स अंतःखंड क्या होता है, 2√ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। सो कितना आ जाएगा, 2√ऑफ जी का स्क्वायर मतलब 16 और प्लस का क्या आ जाएगा 51। तो ये आ जाएगा 2√67 आ जाएगा। और वाई अंतःखंड कितना आएगा, 2√ऑफ f² माइनस सी। तो क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू ये 1 आ जाएगी और प्लस का 51। तो ये आ जाएगा 2√52। इसको हम लिख सकते हैं 4√30। इस टाइप से आप ये अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में कि जो अंतःखंड है रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाती है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई तो निश्चित बात है वृत्त उस अक्ष को ना तो कट करेगा ना स्पर्श करेगा, केवल दूर से होकर गुजरेगा। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे सपोज करो ये वृत्त है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये ना तो इसको कट कर रहा है ना टच कर रहा है। तो इस समय जो इंटरसेप्ट है वो आपका इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इस कंडीशन में सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ते रहें। और अगर किसी, एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम मैं लिखे देता हूँ, अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लासेस के नाम से है। तो इसमें कई टॉपिक्स की वीडियो पड़े हैं, तो स्टूडेंट इनको जाके आप देख सकते हो। और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता ही रखा है, एक बार और बता ही देता हूँ, 9829377340। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली और व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म कुछ सर्कल की इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ द इक्वेशन, सॉरी, सर्कल हिंदी में बोले देता हूँ। विभिन्न रूपों में मैं वृत्त का समीकरण।
विभिन्न रूपों में व्रत का समीकरण। चलिए पहला मैं इसमें बोलता जा रहा हूँ और चित्र बना के मैं आपको समझाता जाऊंगा। विभिन्न रूपों में पहला रूप है जब व्रत मूल बिंदु से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? मूल बिंदु से होकर गुजरता है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष से 2a व 2b इकाई का अंतखंड काटता है। मैं आपको यहाँ पर मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ये व्रत है, जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। कहाँ से होकर गुजर रहा है? मूल बिंदु से। देखो आप ये देख सकते हो कि जब याद रखना है, जब कोई व्रत मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? 0 होता है उस व्रत का। अब आपको क्या दिया है? एक्स अंतखंड और वाई अंतखंड की लंबाई दी है। जैसे ये यहां से लेके ये डिस्टेंस आपकी 2a दी है और ये डिस्टेंस आपको क्या दी है? 2b दी है। अब ध्यान से देखना, यहां पर कहीं व्रत का केंद्र होगा, सजाए लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर व्रत का क्या होगा? आपका केंद्र, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये ए हो गया और ये ए हो गया। यहाँ से इस पर एक लंब डाला आपने, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, ये बी। भाई हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो अब देखो केंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो तो ए हो गया और वाई कोऑर्डिनेट्स आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब सेंटर जो है वो आ जाएगा ए कॉमा बी। सेंटर आ गया ए कॉमा बी। अब त्रिज्या परिधि से, ये भाई ये त्रिज्या नहीं होगी, परिधि तो यहाँ है, ना ही ये त्रिज्या होगी आपकी। त्रिज्या होगी आपकी ये। मैं त्रिज्या को अलग से मार्क करता हूँ थोड़ा और अच्छे ढंग से। कर्सर कहाँ गया भाई? त्रिज्या होगी आपकी ये त्रिज्या होगी, ये केंद्र होगा। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? ओसी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो केंद्र तो आपके पास क्या आ गया? अरे पेन चेंज कर लेते हैं ब्लैक से। तो केंद्र क्या आ गया आपके पास? केंद्र तो आ गया ए कॉमा बी और त्रिज्या क्या आ जाएगी? आर बराबर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। भाई त्रिज्या आ गई और केंद्र आ गया। तो व्रत का समीकरण क्या होगा आपका? व्रत का समीकरण आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by इक्वल टू 0। अब आप देखें इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था जो भी व्रत या जो भी वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो उसमें अचर पद नहीं होता है। कौन सा पद नहीं होता है? अचर पद नहीं होता है। ऐसे ही अब हम और भी इक्वेशंस हैं, जैसे ये तो थी मूल बिंदु से अक्षों से अंतखंड काटती है, इन पर क्वेश्चंस भी आते हैं इस टाइप के। जैसे एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाला, वाई अक्ष को स्पर्श करने वाला व्रत का समीकरण, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाला व्रत का समीकरण। तो इन पर हम डिस्कस अपने लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ते रहें और क्वेश्चंस को करते रहें। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कि यहाँ पर सर मुझे कम समझ में आया है, तो उसकी भी समस्या का समाधान करते रहेंगे और आराम से आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें। कोरोना काफ़ी स्पीडली फैल रहा है तो घर पे ही रहना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों को यूट्यूब आपको मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।